नमस्कार, अरोमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मिडाइवल हिस्ट्री के सीरीज़ में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो हुमायूं है। इससे पहले हम लोग जजिया कर के बारे में देख चुके हैं, बाबर के बारे में देख चुके हैं। तो यदि कोई अगर जजिया कर या बाबर से संबंधित वीडियो को नहीं देखे हों तो कृपया एक बार रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि अगर बाबर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे हुमायूं समझने में भी काफ़ी क्या होगा, लाभ मिलेगा। तो आज जो ये पार्ट है हम लोग का, ये हुमायूं के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में बतलाए थे कि बाबर के 4 पुत्र हुए, जिसमें से सबसे बड़े पुत्र कौन थे? हुमायूं थे। और बाबर के बाद जो मुगल साम्राज्य का बागडोर आया वह हुमायूं के हाथ में आया। हुमायूं का जो है आपका जो शासनकाल रहा है वो 1530 से लेके 1556 तक रहा है। परंतु इसका जो शासनकाल है इसको हम दो फेज में, दो चरणों में पढ़ेंगे। पहले चरण में यह 1530 से 1540 तक शासन किया है। उसका फिर 1555 से लेकर 1556 तक शासन किया है। तो हुमायूं के शासनकाल को हम लोग दो चरणों में क्या करेंगे, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और हुमायूं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स बनते हैं, पॉइंट्स बनते हैं, उस सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, डिस्कस कर देंगे। अगर इस वीडियो को अगर बारीकी से आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हुमायूं से संबंधित एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त या मित्र के साथ अवश्य साझा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हुमायूं के बारे में जानते हैं, हुमायूं की उपलब्धियों के बारे में जानते हैं, और कैसे बाबर के बाद ये मुगल साम्राज्य के बागडोर को आगे तक ले गया है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो हुमायूं का परिचय जान ले कि हुमायूं का जो जन्म हुआ है वह काबुल में हुआ है 1508 में। इसका जो वास्तविक नाम था वह क्या था, नसीरुद्दीन था। याद कीजिए कि बाबर में हम लोग बताए थे कि बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन था, हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था, नसीरुद्दीन था। इसके पिता तो बाबर थे, माता जो थे वह माहम बेगम थी, पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था। 3 इनकी बहन थी, जिसका नाम गुलबदन, गुलरंग और गुलचेहरा था। बाबर के भी वीडियो में बतलाए थे कि बाबर के 4 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई हैं, जिसमें से पुत्री का क्या नाम था, गुलबदन था, गुलरंग था और गुलचेहरा था, जिसको हम यह भी कह सकते हैं कि हुमायूं की 3 बहनें थी। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हुमायूं प्रथम बादशाह था जो साम्राज्य का बंटवारा किया है। अब यह क्या है, साम्राज्य का बंटवारा करने वाला पहला बादशाह का मतलब क्या होता है? तो बाबर जब का अंतिम अवस्था आया तो बाबर अपने बड़े पुत्र हुमायूं को अपने पास बुलाए और बोले क्या कि मेरे जाने के बाद तुम जो साम्राज्य है उसको 4 भागों में क्या कर लेना, बांट लेना। यानी कि अपने 4 भाइयों में क्या कर लेना, बांट लेना। चूँकि हुमायूं एक बड़े पुत्र थे बाबर के, तो अपने बड़े पुत्र का वो धर्म निभाएं और बाबर के जाने के बाद वह साम्राज्य को क्या किए हैं, 4 भागों में बांटे हैं। जिसमें से आप देख भी रहे हैं कि हुमायूं जो है अपने हिस्से में दिल्ली और आगरा को रखे, कामरान जो है वह काबुल और कंधार को रखे, अस्करी जो है वह संभल क्षेत्र को रखे, और हिंदाल को क्या मिला आपको, अलवर मिला। तो ऐसे याद रखेंगे, चूंकि हुमायूं मुगल के बादशाह थे तो दिल्ली पर राज करेंगे, तो दिल्ली और आगरा का क्षेत्र किसके अधीन आ गया होगा, हुमायूं के अधीन आ गया होगा। कामरान जो है, क से कामरान और क से क्या याद रखेंगे, काबुल और कंधार। तो कामरान के हिस्से में क्या आएगा, क से कामरान, क से काबुल और क से कंधार। अस्करी में देखिए अस सौ लगा हुआ, तो सौ से अस्करी और सौ से यहाँ संभल याद रखेंगे। तो अगर ऑप्शन दे देता है तो ऑप्शन से आपको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा कि अस्करी में भी सौ है और ऑप्शन में भी संभल क्षेत्र दे रहा है, तो संभल में हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। और हिंदाल के क्षेत्र में क्या आया, अलवर आया। हिंदाल को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, HINDAL। तो अंतिम में क्या है, AL है, और यहाँ अलवर में भी क्या आएगा, AL आएगा। तो हिंदाल से क्या याद रखेंगे, अलवर याद रखेंगे। हालांकि इस विभाजन से हुमायूं के जो भाई थे वह ज़्यादा खुश नहीं थे। कामरान और अस्करी को लग रहा था कि उनको दिल्ली और आगरा का क्षेत्र मिलना चाहिए, जिसके कारण इन लोगों से भी हुमायूं की क्या हो गई है, दुश्मनी हो गई। अपने भाई भी इनके क्या बन गए, दुश्मन बन गए। अब देखते हैं हम, जैसा कि बतलाएं कि हुमायूं के शासन को हम लोग 2 चरण में पढ़ेंगे, 2 चरण में अध्ययन करेंगे। जो पहला चरण है वह 1530 से लेकर 1540 का रहा है, और दूसरा चरण जो रहा है वह 1555 से लेकर 1556 तक रहा है। तो इसके बारे में देखते हैं आखिर 1530 से लेकर 1540 के मध्य इसका क्या उपलब्धि रहा है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले यह जान ले कि जब हुमायूं जो है वह दिल्ली के गद्दी पर बैठा तो इसके कौन कौन से दुश्मन थे। अगर हम हुमायूं के प्रमुख दुश्मन के बारे में जान लेंगे तो इसके शासन को या इसके द्वारा लड़े गए युद्ध को समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो इसके जो दुश्मन थे, बिहार क्षेत्र में शेरशाह सूरी थे। तो याद रखेंगे बिहार क्षेत्र में जो हुमायूं के दुश्मन हुए हैं वह कौन थे, आपको शेरशाह सूरी। बंगाल के क्षेत्र में जो हुमायूं का दुश्मन हुआ है वह कौन है,
महमूद लोदी है, और गुजरात के क्षेत्र में जो इसका दुश्मन हुआ है वो बहादुर शाह है। तो इसके 3 प्रमुख और प्रबल दुश्मन थे। बिहार के क्षेत्र में शेर शाह सूरी, बंगाल के क्षेत्र में महमूद लोदी, और गुजरात के क्षेत्र में कौन थे? बहादुर शाह थे। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं 1530 से लेके 1540 के बीच में हुमायूं का जीवन कैसा रहा। तो 1531 में ये सबसे पहला युद्ध लड़ा। इसका जो पहला अभियान था वह कालिंजर में हुआ है। और किसके विरुद्ध यह युद्ध लड़ा है? तो प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध क्या किया है? यह लड़ाई लड़ा है। तो यह भी याद रखेंगे, 1531 में कालिंजर अभियान हुआ, जिसमें इसका जो लड़ाई हुआ है वो प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध हुआ। इसके बाद 1532 में यह क्या लड़ा है? दोहरिया का युद्ध लड़ा है। तो यह भी याद रखेंगे, महमूद लोदी के विरुद्ध क्या लड़ा है? दोहरिया का युद्ध। जानिएगा, हुमायूं को यह पता चला कि महमूद लोदी जो है वह गोमती नदी के बगल से जा रहे हैं, यानी कि उधर से महमूद लोदी को जाना था, सिंध के तरफ जा रहे थे। तो हुमायूं को पता चला कि महमूद लोदी जो है सिंध के तरफ गोमती नदी के बगल से गुजरने वाले हैं, और हुमायूं को यह अच्छा अवसर लगा। उसको लगा कि क्यों ना महमूद लोदी को रास्ते में ही घेर कर उसको क्या किया जाए? हरा दिया जाए। इसलिए जो हुमायूं है अपने सैनिकों के साथ गोमती नदी के निकट महमूद लोदी का क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। जब महमूद लोदी गोमती नदी के निकट पहुंचा तो हुमायूं उस पर क्या किया? आक्रमण कर दिया, और महमूद लोदी को क्या किया है? पराजित कर दिया है। तो 1532 में क्या हुआ है? दोहरिया का युद्ध हुआ है। अब हम लोग देखते हैं अगला 1532 में, और एक चीज़ और भी याद रखेंगे हम लोग कि यह चुनार का भी घेरा किया। अब चुनार का घेरा समझते हैं क्या है बाबू? तो चुनार जो है, शेर शाह सूरी को चुनार दुर्ग दहेज में मिला था। शेर शाह सूरी को चुनार दुर्ग किस में मिला था? दहेज में मिला था। और शेर शाह सूरी कहाँ पहुँचा? चुनार दुर्ग में पहुँचा। जब हुमायूं को यह पता चला कि शेर शाह सूरी चुनार दुर्ग में है, तो हुमायूं अपने तोप के साथ, अपने सैनिकों के साथ चुनार दुर्ग को क्या किया? या घेर लिया चारों तरफ से। उस समय शेर शाह सूरी उतने मजबूत नहीं थे जो हुमायूं का क्या कर पाते? सामना कर पाते। इस परिणाम स्वरूप शेर शाह सूरी क्या किए? 4 महीने तक उस चुनार दुर्ग में लॉकडाउन का पालन किए। लॉकडाउन का पालन करने का मतलब वो बाहर निकले ही नहीं। अब क्या हुआ? इनको लगा कि अब इससे ज़्यादा लॉकडाउन में रहना खतरे से खाली है। तो अंत में शेर शाह सूरी हुमायूं का क्या किए हैं? अधीनता स्वीकार कर लिए हैं। और यह भी याद रखेंगे कि शेर शाह सूरी के एक पुत्र हुए जिसका नाम था कुतुब खां, उसको वह हुमायूं को सौंप दिए। हुमायूं को बोले कि भाई इसको आप ले जाइए और अपनी सेना में क्या कीजिए? सम्मिलित कर लीजिए। अब देखिए, लगातार जो 2 प्रमुख जो दुश्मन थे इसको यह पराजित कर चुके थे। एक महमूद लोदी को पराजित कर चुके थे दोहरिया के युद्ध में। दूसरा आपको चुनार का मतलब घेरा करके, चुनार दुर्ग को घेर के शेर शाह सूरी को अपना अधीनता स्वीकार करवाएं। इस खुशी में जो हुमायूं जो है दिल्ली के निकट दीन पनाह शहर का स्थापना करवाया। तो यह पूछता है क्वेश्चन कि हुमायूं के द्वारा किस शहर का स्थापना करवाया गया है? तो हुमायूं के द्वारा दीन पनाह शहर का स्थापना करवाया गया, जो कि कहाँ पर अवस्थित था? आपका दिल्ली के निकट अवस्थित था। और याद रखेंगे, इसी दीन पनाह शहर में वह एक पुस्तकालय का भी निर्माण करवाया था, जिस पुस्तकालय को शेर ए मंडल कहा जाता है। तो आपसे यह प्रश्न पूछ देता है कि शेर ए मंडल क्या था? तो शेर ए मंडल आपका पुस्तकालय था जो हुमायूं के द्वारा क्या किया गया था? निर्माण करवाया गया था। अब हम लोग आगे का देखते हैं। अब 1535 में हुमायूं किसको हराया है? बहादुर शाह को क्या किया? हराया, जो कि गुजरात का शासक था। और इसको कहाँ पे हराया? मध्य प्रदेश के निकट बहादुर शाह को घेर के हराया। और बहादुर शाह जब देखा कि हम हारने लगे हैं, अब मेरी विजय नहीं होगी, तो बहादुर शाह वहाँ से भाग गया और मांडा के निकट बहुत दिनों तक रहा। और मांडा के बाद तब कहाँ लौटा है? या गुजरात के सौराष्ट्र में लौटा है। तो यह भी पूछ देगा कि बहादुर शाह को कहाँ पे पराजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में पराजित किया गया। और वहाँ से बहादुर शाह भाग के कहाँ चला गया? मांडा में चला गया। वहाँ पे बहुत दिनों तक अपना जीवन बिताया। बाद में वह कहाँ लौटा है? सौराष्ट्र में लौटा है। और 1539 में तो एकदम प्रसिद्ध युद्ध हुआ है, ये तो आप सभी को पता होगा, जिसको चौसा का युद्ध कहा जाता है, जो कर्मनाशा नदी के निकट लड़ा गया। इसके लिए भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है,
याद रखेंगे, हुमायूं जो है 3 से 4 महीने के लिए दिल्ली को छोड़कर बंगाल चला गया क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। तो अपने राजधानी को छोड़कर यह बंगाल में 3-4 महीना वहाँ पर रहा, यानी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। और यह बात शेर शाह सूरी को पता लगा कि जो हुमायूं है वह बंगाल में अभी है, और जब लौटेगा तो इसी क्षेत्र से, चौसा के क्षेत्र से लौटेगा। तो शेर शाह सूरी को यह एक अच्छा अवसर मिल गया। उसको लगा कि इसी रास्ते में हुमायूं को हम क्या कर सकते हैं, घेर सकते हैं और पराजित कर सकते हैं। और जब हुमायूं लौट रहा था तो चौसा के निकट क्या हुआ, शेर शाह सूरी इसको क्या किया, घेर लिया। चौसा जो था बहुत नीचे का क्षेत्र था, डाउन एरिया था, जहाँ पे जल जमाव होता था। बरसात का दिन था, पानी जम गया था। पानी जमने के कारण क्या हुआ कि हुमायूं का जितना भी तोप है या जितना भी आपका जिससे लड़ता था गोला है, सब क्या हो गया, पानी में नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, जिसके कारण हुमायूं को लड़ने में क्या हो रही थी, परेशानी हो रही थी। इसके कारण हुमायूं क्या हुआ, हार गया। जब हुमायूं हारने लगा तो उस क्षेत्र से वह क्या हो गया, भाग गया। और भागते भागते कहाँ पहुँचा, कर्मनासा नदी के निकट वह पहुंचा। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि कर्मनासा नदी मतलब नदी इसको तैरने आता नहीं तो हुमायूं के, अब यह कर्मनासा नदी के तट पे क्या हो गया, आकर रुक गया। अब सोचा कि हम कर्मनासा नदी को पार कैसे करेंगे। तो उस कर्मनासा नदी में एक नाविक था जिसका नाम था निजाम भित्ती। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कर्मनासा नदी के तट पर यह खड़ा था तो इसको एक नाविक मिला जिसका नाम निजाम भित्ती था। वह क्या किया, हुमायूं को कर्मनासा नदी क्या किया, पार करवाया। अब इससे हुमायूं इतना ज़्यादा खुश हो गया कि निजाम भित्ती को बोला कि बोलो तुम क्या चाहते हो, क्या मांगते हो, आज तुम जो मांगोगे वह हम तुमको क्या करेंगे, दे देंगे। तो निजाम भित्ती बोला कि आप हमको 1 दिन के लिए बादशाह बना दीजिए। अब हुमायूं सोचा ठीक है चलो भाई, तुमको हम 1 दिन के लिए क्या करते हैं, बादशाह बना देते हैं। और निजाम भित्ती को क्या किया गया, 1 दिन के लिए बादशाह बनाया गया। अब देखिए निजाम भित्ती 1 दिन के लिए बादशाह बना तो था तो वो नाविक, कोई राज परिवार से तो था नहीं जो एक बड़ा डिसीजन लेता। तो वह क्या निर्णय लिया भाई, तो वह चमड़ा का सिक्का जारी किया है। तो यह आपसे प्रश्न पूछ देगा कि किसके शासनकाल में चमड़ा का सिक्का जारी किया गया। तो चमड़ा का सिक्का किसके शासनकाल में जारी किया गया, हुमायूं के शासनकाल में। या अगर डायरेक्ट पूछ देता है कि निम्न में से किसके द्वारा चमड़ा का सिक्का जारी किया गया, तो आप टिक आउट क्या कर सकते हैं, निजाम भित्ती लगा सकते हैं, जो कि क्या था, नाविक था। तो यह भी याद रखेंगे। इसके आगे आते हैं कि 1540 में फिर कौन सा युद्ध हुआ है, कन्नौज का युद्ध हुआ है, जिसको बिलग्राम या गंगा का युद्ध भी कहते हैं। अब यह पुनः किसके बीच हुआ, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। और इसमें फिर शेर शाह सूरी भारी पड़ा और हुमायूं वहां से युद्ध क्षेत्र को छोड़कर दिल्ली भाग आया। इस बार शेर शाह सूरी हुमायूं का पीछा करते करते कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। और हुमायूं अपना जान बचाने के लिए दिल्ली से कहाँ भाग गया, सिंध भाग गया। और इस प्रकार वह अपने गद्दी को क्या किया, छोड़ दिया। और 1540 से लेके आगे जो है यह 15 वर्ष तक निष्कासित जीवन जिया है, यानी कि अपने राजपाट को छोड़कर सिंध भाग गया और वहाँ पे क्या हुआ है, निष्कासित जीवन जिया है। तो आप देखते हैं इस निष्कासित जीवन में इस हुमायूं के साथ क्या क्या हुआ है। तो 1541 में सिंध क्षेत्र में यह मीर अली की पुत्री हमीदा बानी से क्या किया है, निकाह किया है। यह भी 29 अगस्त 1541 को, जहाँ तक हमको डेट याद आ रहा है यह तिथि आपका क्या था, 29 अगस्त 1541, जो हम लोग स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। 1542 में अकबर का जन्म हुआ है, यहाँ मरकट माफ़ कीजिए गलती से लिखा गया है। 1542 में क्या हुआ है, अकबर का आपका जन्म हुआ है। और आपको पता भी होगा वीरसाल के महल में इसका क्या हुआ था, अमरकोट में जन्म हुआ था। तो जब हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो 1541 में हुमायूं का विवाह हुआ है सिंध क्षेत्र में, 1542 में अकबर का जन्म हुआ। और 1544 में क्या हुआ है, हुमायूं सिंध से भागकर कहाँ चला गया, ईरान चला गया। ईरान में ईरान के जो शाह थे जिसका नाम था तहमास्प, उसकी सहायता से यह क्या किया, सेना का निर्माण किया और चाहा कि पुनः हम क्या करें, दिल्ली पर
अधिकार करे और सेना का निर्माण करके यह अब क्या हुआ, दिल्ली की तरफ क्या किया, रुख किया। और यहाँ से क्या होता है, हुमायूं का दूसरा चरण आरंभ होता है। याद रखेंगे अब क्या किया यह, अब ईरान से लौट रहा था भारत की ओर, तो रास्ते में 1555 में लाहौर पर क्या किया है, अधिकार किया। तो ईरान से लौटकर सिंध आया, सिंध से लौटकर कहाँ आया, लाहौर आया, और लाहौर में 1555 में क्या किया है, अधिकार किया लाहौर पर। फिर मई 1555 में यह पंजाब के क्षेत्र में पहुंचा। पंजाब के क्षेत्र में अफ़गान के कुछ क्या थे, एजेंट्स वहाँ थे। तो अफ़गान के जो एजेंट थे, जो प्रतिनिधि थे, जिसका नाम नसीब खान था और तातर खां था, इस दोनों को वह क्या किया, पराजित किया। कब पराजित किया है, तो मई 1555 में पराजित किया। और इस युद्ध का नाम जो है वह मच्छीवाड़ा का युद्ध है। तो कभी कभी यह भी पूछ देता है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं किसके विरुद्ध लड़ा, तो अफ़गान के जो प्रतिनिधि जिसका नाम नसीब खां था और तातर खां था, उसके बीच हुआ है। जून 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ है, और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं जो है सिकंदर शाह सूरी को क्या किया, पराजित किया, और पुनः दिल्ली के गद्दी पर क्या हो गया, काबिज हो गया। लेकिन हुमायूं जो है यह ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया। 1556 में यह जो पुस्तकालय हम बतलाए थे जो आपको, कि आपको पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरकर इसका क्या हो गया, निधन हो गया। जो दीन पनाह शहर स्थापित किया था वहीं पर शेरे मंडल पुस्तकालय क्या था, अवस्थित था, और वहाँ ये शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इसका क्या हुआ, निधन हो गया। इसके अलावा भी हुमायूं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पूछता है हुमायूं का मकबरा कहाँ अवस्थित है, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में अवस्थित है। हुमायूं का जो जीवनी है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसकी बहन के द्वारा लिखा गया, ठीक है, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, और जिसका नाम क्या था, हुमायूं नामा था। यह भी बतला दिए इसके काल में चमड़ा का सिक्का चलाया गया। अब देखिए लेनपुल पूछ देता है कौन सा इतिहासकार है जो यह कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत तक लड़खड़ा कर मर गया, तो वह लेनपुल इतिहासकार के द्वारा कहा गया। थोड़ा सा हम आर्ट एंड कल्चर में भी प्रवेश करते हैं बाबू। मुगल चित्रकला का जो आरंभ है वह हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। तो यह प्रश्न आपसे पूछ देता है मुगल पेंटिंग की शुरुआत किस मुगल बादशाह के द्वारा करवाया गया, तो यह हुमायूं के द्वारा करवाया गया है। इसके अलावा वॉल पेंटिंग, जिसको भित्ति चित्र कहा जाता है, दीवार पर जो चित्र बनाया जाता है, उसका शुरुआत किसके द्वारा करवाया गया, तो अकबर के द्वारा। तो याद रखिएगा हुमायूं जो है वह मुगल चित्रकला को शुरू किए। हुमायूं के पुत्र जो अकबर हुए हैं वो भित्ति चित्रकला, दीवार पर जो पेंटिंग बनाया जाता था, उसका आरंभ किए। अकबर के बाद तो जहांगीर के बारे में तो कहा ही जाता है कि यह चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है। यह क्या किया, चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा पेंटिंग स्कूल का भी क्या किया है, स्थापना किया है। जहांगीर के बाद जब शाहजहां आए हैं तो वह कॉर्नर पेंटिंग, बॉर्डर पेंटिंग का क्या किए हैं, शुरुआत की है। बॉर्डर पेंटिंग क्या होता है, पेंटिंग के किनारे में हीरा, चांदी या सोना से क्या किया जाता, सजाया जाता है। तो पूछ देगा कौन सा मुगल बादशाह है जो आपको बॉर्डर पेंटिंग का शुरुआत किया है, तो यह शाहजहां है। और शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आता है तो सब कुछ पर पानी फेर देता है, यह चित्रकला को क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो खैर हम लोग जब आर्ट एंड कल्चर का वीडियो लाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, डिटेल से जानेंगे। बट 3-4 फैक्ट जान लीजिएगा। मुगल चित्रकला का आरंभ हुमायूं के द्वारा किया गया। वॉल पेंटिंग का आरंभ अकबर के द्वारा किया गया। जहांगीर को चित्रकला के दृष्टि से उसका युग को स्वर्णिम युग माना जाता है। शाहजहां कॉर्नर पेंटिंग स्टार्ट करवाया और अकबर के काल में यह चित्रकला क्या हो गया है, बंद करवा दिया गया है। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा हो आप एक बार लाइक जरूर कर देंगे। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करेंगे। अगला जो वीडियो हमारा होगा वह अकबर का होगा और जल्द ही हम लेके आएंगे। तो एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, धन्यवाद।